Hello everyone, myself is Madhu Sharma और now in this video we learn about the cell. सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में किसने देखा था? सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? उनके फंक्शंस क्या होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का. रॉबर्ट हुक ने अपनी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा कि कॉर्क जो कि पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है ट्री का, उसमें एम्प्टी बॉक्स दिख रहे थे जिन्होंने उन्होंने नाम दिया था कंपार्टमेंट ऑफ सेल. इसलिए लेकिन जो उन्होंने सर्च की थी वो डेड सेल्स थी. उसके बाद साइंटिस्ट आए लियोन हुक. लियोन हुक ने पॉन्ड वाटर में सर्च किया और देखा कि उसमें जो सेल थी वो लिविंग थी क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे. इसलिए जब भी लिविंग सेल्स की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा लियोन हुक का नाम आता है. उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने देखा था जितनी भी सेल्स थी उसमें एक सिमिलर चीज थी कि डार्क कलर का सब्सटेंस दिख रहा था जिसे उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, जो कि पूरी सेल्स को कोऑर्डिनेट करता है और ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. उसके बाद नए दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी करी, प्लांट की अलग और एनिमल की अलग, जिनका नाम था स्लेडन और शॉन. उन्होंने देखा कि जो अलग अलग ऑर्गेनल्स थे सेल्स के अंदर उनका अलग अलग फंक्शन था. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चो. विर्चो ने देखा जितनी भी नई सेल्स हैं वो अराइज हो रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. इसलिए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया जो कि है ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है पुरानी सेल्स से ही न्यू सेल्स अराइज होती हैं. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल्स. अब विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन हम देखेंगे कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल में भी होती है और जो प्लांट में भी होती है, और इसका काम होता है एनवायरनमेंट से सभी अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करना. फिर आता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सभी ऑर्गेनल्स लाई करते हैं, और उसी के बीच में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होती है डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. अगर बात करें सेल की तो दो टाइप की सेल होती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि अगर उसकी बात करें प्रोकैरियोटिक तो उसमें ऐसा नहीं होता. यूकैरियोटिक में एनिमल्स और प्लांट सेल्स दोनों आते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली लाई करता है. इसलिए इसको न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं. ये मोस्टली ज्यादातर बैक्टीरिया में होता है या फिर साइनोबैक्टीरिया में, जो कि यूनिसेलुलर है. बात करें ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनल्स लिटिल ऑर्गन होते हैं जिनकी अपनी यूनिक जॉब होती है किसी भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से, जो कंट्रोल करता है सेल को. न्यूक्लियस में डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है. डीएनए डिक्टेट करता है कि सेल को क्या करना है और क्या नहीं. अब इसमें एक क्रोमेटिन होता है जो टैंगल स्प्रेड आउट होता है डीएनए फॉर्म करने के लिए, जो इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है. जो जब न्यूक्लियस की डीएनए की बात करें तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रोमोसोम्स में एक्स के शेप की होती है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस भी होता है जिसमें राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं. ये राइबोसोम्स जब न्यूक्लियस को बनने के बाद लीव आउट करते हैं तो ये न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद सिंथेसाइजिंग का काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में ऐसे ही लाई करते हैं और कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं. साइटोप्लाज्मिक जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है. जो राइबोसोम्स फ्रीली घूमते हैं वो साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं, और कुछ जो राइबोसोम से अटैच हो जाते हैं. इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ. जो स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम्स कनेक्ट नहीं होते, और रफ वाले में राइबोसोम्स कनेक्ट होते हैं. अगर हम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स की वजह से, और अदर मटेरियल भी। अब ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाते हैं तो स्मॉल वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं जो गोल्जी एपरेटस में चले जाते हैं। गोल्जी एपरेटस में रिसीव होने के बाद इनसे दूसरे भी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे सब्सटेंस भी अटैच हो जाते हैं और ये अलग टाइप की फोल्डिंग प्रोटीन बना लेते हैं जो कि यूजेबल शेप की होती है, और अदर मटेरियल भी इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाते हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में देखिए वैक्यूल, तो वैक्यूल प्लांट सेल्स में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है, और ये प्लांट सेल्स में सेंटर पर होता है जबकि एनिमल्स में साइड में होता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो जितना भी वेस्ट होता है सेल के अंदर, जो भी गार्बेज को कलेक्ट करने का काम है वो लाइसोसोम्स करता है, और अपने अंदर एक एंजाइम होता है, फील्ड होता है लाइसोसोम्स के, जो उस गार्बेज को डाइजेस्ट करता है। पावर हाउस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, और एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर रखता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। सभी सेल एक्टिविटी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी सेल को एनर्जी की नीड होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी लेता है। इसके अलावा एक साइक्लोस्केलेटन भी होता है जो कि शेप प्रोवाइड करता है सेल को। इसमें माइक्रोफिलामेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्यूब होती है, होलो ट्यूब होती है जिसे माइक्रो ट्यूब्स कहते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स हैं इसलिए वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं पत्तियों में, और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपनी खाना खुद बनाते हैं, और इस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की हेल्प से होता है।